प्लास्टिक की बॉल, सही है क्या? हॉलो स्फेरिकल, कौन सी बॉडी है ये? हॉलो स्फेरिकल। सेंटर पे अगर मास को रखेंगे तो क्या पड़ता है? एग्जैक्ट सेंटर पे रखा, एग्जैक्ट सेंटर पे रखेंगे कितनी फोर्स लगेगी? 0। कितनी फोर्स लगने वाली है? 0 लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि देखो डिस्टेंस r है, इस साइड भी, और इसका सिमेट्रिक एक और पॉइंट होगा इस साइड, तो कैंसल आउट। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर पे नहीं रखना है, किसी और डिस्टेंस पे रखना है। सेंटर से अभी यहाँ पे सेंटर है, किसी यहाँ पे रख दिया, एक एक्स डिस्टेंस। अभी यहाँ पे मास है m0 और ये है सेंटर, कितनी फोर्स होगी ये निकालना था। और फोर्स ऑन m0 ड्यू टू E1 स्क्वायर। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिंग मान के कर सकते हैं, एक वो भी प्रोसेस। एक अदर वे से मैं कर रहा हूं, देखना क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो उसी पॉइंट से पास हो गया। देखो थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर करा है, इसकी वैल्यू मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ एंगल की। तो ये एंगल कितनी होगी? अल्फा हो जाएगी, सेमी एंगल होगा। ये मास लेट कर लेता हूँ dm1, पॉइंट मास है, एंगल की वैल्यू स्मॉल ले रहा हूँ, लगभग 0 के बराबर, ठीक है ना? तो पॉइंट मास होगी, पॉइंट मास होगी, ये दोनों पॉइंट मास कितना फोर्स किधर लगाएगा? तो ऐसा देखो डायग्राम है, एक पॉइंट मास यहाँ पे और एक पॉइंट मास यहाँ पे। ये मास हो गई dm1 और ये मास हो गई, और यहाँ पे है m0, सही है? ये वाली पॉइंट मास इस पे कितना फोर्स लगाएगा? इस लाइन पे F1 और इस लाइन पे F1 F2 निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं, देखना जरा ध्यान से। ये पूरा लेंथ कितना होगा? मान लो ये पूरा लेंथ एक फिक्स्ड लेंथ का होगा L, है ना? तो अगर इस लेंथ को मैं Y लेट कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। F1 की वैल्यू निकालता हूँ, F1 क्या होती है? C M1 M2 ओवर L माइनस Y, सही है क्या? M1 की वैल्यू निकालता हूँ, dm1 की वैल्यू। मास को कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या वॉल्यूम तो है नहीं, सरफेस एरिया इसके पास, हॉलो बॉडी है ना, मास सरफेस एरिया पे वैल्यू। तो यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हैं? सरफेस एरिया कुछ डेंसिटी रही होगी, एरिया की डेंसिटी, और एरिया से मल्टीप्लाई, यही ना? इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ये एरिया में dA1 लेट कर रहा हूँ,
कितना एरिया हो गया DA1, सही है ना। अब जरा सोचना इसको एरिया कैसे लिखेंगे। एरिया अगर ये सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है जिसकी रेडियस ये है तो एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगी ना। एरिया क्या होगी आर का स्क्वायर ही होगा। आर क्या है यही तो है, इस वाले पार्ट में आर यही है ना। तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया को लिख रहा हूँ कुछ भी कांस्टेंट रहेगा आर का स्क्वायर जरूर रहेगा। तो आर क्या है उस पार्ट के लिए l माइनस वाई का, तो देखो l माइनस वाई का स्क्वायर कट गया, क्या बचता है g(m0) सिग्मा सम कांस्टेंट जो भी है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट की मीनिंग ये है कि जो f1 की वैल्यू आएगी वही, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना डिस्टेंस पे, तो दोनों वैल्यू सेम आएगा। दोनों f1 का भी वैल्यू g(m0) सिग्मा कांस्टेंट, यहाँ पे भी g(m0) सिग्मा कांस्टेंट, तो दोनों फोर्स सेम ही हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, ऐसे कि कोई भी आप चीज कंसीडर कर उसका भी क्या आना है 0। यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, इसका भी रिजल्टेंट क्या आना है। तो ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट के लिए 0 आया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी 0 आएगी। कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आया, कॉन्सेप्ट ये है कि हॉलो स्फेरिकल बॉडी में कहीं पे भी रख देंगे ना, कहीं पे भी रखो पॉइंट मास, तो उस पॉइंट मास पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली है। समझ में आ गया क्या प्रूफ किया। हॉलो स्फेरिकल बॉडी हो उसके अंदर में अगर रखेंगे मास, there will be no resultant force on that particle due to given, ठीक है ना। रिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं प्रूफ। ऐसे भी कर सकते हैं, हॉलो स्फीयर को रिंग के शेप में अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा एक रिंग हो गया ना, ये कितने डिस्टेंस पे अज्यूम करता हुआ स्मॉल r, रेडियस है r, एंगल है थीटा d थीटा, और ये वाली रेडियस है r। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट मास की फोर्स कितनी होगी, ऐसा ही है ना। कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। कितना डिस्टेंस है इससे, कितना डिस्टेंस है बता दो, कितना है क्या। इस रिंग की रेडियस कितनी है r साइन थीटा, के सामने वाला साइन में लेंथ होगा। रिंग का फॉर्मूला भी जानते हैं, रिंग के एक्सिस पे अगर पॉइंट मास हो तो कितनी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं g(m0), रिंग की मास मान लो dm, और कौन सा टर्म यूज करते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है r cos थीटा माइनस x, और क्या लिखते हैं इसी डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं और रेडियस का स्क्वायर करते हैं, और इसका पावर क्या लेते 3/2 लेते। ये रिंग का है, कौन से पॉइंट, इस पॉइंट मास। ऐसे ऐसे कितने रिंग बनेंगे, यहाँ पे भी रिंग होगा, यहाँ पे भी रिंग, यहाँ पे भी। इसको इंटीग्रेट करते ही क्या आ जाएगा नेट फोर्स, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो
स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड में नो फोर्स, कहीं पे भी रख दो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर चाहते हैं कि किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे तो क्या करना चाहिए, स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड में उसको रख देंगे तो उस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। हो गया? स्फेरिकल कौन सी बॉडी है ये, हॉलो स्फेरिकल बॉडी। इस इफेक्ट को क्या बोली जा सकती है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी को अगर रिमूव करना है, ऐसी कोई डिवाइस है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से अफेक्ट होती है, कहाँ रखनी चाहिए उसको, हॉलो स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड में रखनी चाहिए। इसी को देख करके ना एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है गॉस। गॉस ने इसी जैसे कैलकुलेशन, देखो कितनी लेंथी हो रहा है, तो इसको इजी वे में कैलकुलेट करने का ट्रिक बताया। स्फेरिकल बॉडी है, जैसे मान लो सेंटर है ये और यहाँ पे पॉइंट मास है। गॉस ने क्या बताया कि बॉडी पे सिमेट्रिक एक इनवेलप ड्रॉ करो। बॉडी कैसी शेप की है, तो बॉडी के सिमेट्रिक एक इनवेलप ड्रॉ कर ली। इनवेलप ड्रॉ हो गई। इस इनवेलप के अंदर में जो मास होती है ना, केवल वही मास रिजल्टेंट फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। नेट फोर्स ऑन m0 is decided by mass inside the envelope। इन्वेलप के अंदर जितना मास होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इसके बाहर में अगर कहीं पे मास है तो उसका इस पे कोई इफेक्ट, तो देखो जरा, अगर हमने हॉलो स्फेरिकल बनाया तो कोई मास इन्वेलप के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इन्वेलप तो यहाँ पे है, इसके अंदर कोई भी मास है क्या, नहीं है। तो मास अगर नहीं है
कोई मास ही नहीं है इनसाइड में, तो फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर स्फेरिकल हॉलो के बदले में सॉलिड बॉडी, कौन सी बॉडी हो? मास की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सेंटर से लेके सरफेस तक, रेडियस आर है, टोटल मास गिवन है एम। कहाँ पे फाइंड करनी है? एक्स डिस्टेंस अवे, यहाँ पे रख दो एम नॉट। कहाँ पे रखा है एम नॉट? एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर। अब इस पे फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी कितनी होगी? इसका यूज करो। कैसे यूज करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है ऐसे, पहले एक इन्वेलप ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा इन्वेलप ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर में जो मास है ना, वो केवल इस पे फोर्स लगाए। इसके बाहर में जो मास है ना, उसकी इफेक्ट क्या होगी? जीरो। अब इस पे कितनी होगी फोर्स? जल्दी बताओ। इसकी मास क्या होगी? फोर्स क्या होगी? तो ऐसे देखो ग्रेविटी का लॉ, जी m1 और अंदर में कुछ मास होगी, इसको लिख देता हूँ मास इनसाइड। सही है? जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जी m1 m2 ओवर। अब m इनसाइड निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, अंदर में कितना मास है निकाल करके यहाँ पे पुट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। कितनी मास है इनसाइड में? आर रेडियस में मास गिवन है, कैपिटल है। कौन से रेडियस में मास फाइंड करनी है? एक्स रेडियस इनवेलप में। मास कहाँ पे? लेंथ में, वॉल्यूम में, एरिया में? वॉल्यूम में। सॉलिड बॉडी में वॉल्यूम डिफाइन होती है। पता नहीं कौन से दुनिया में है, पिछले 2 चैप्टर्स में अप्लाई कर चुके हैं हम लोग। शुरू करके आ जाना इस क्लास में, है ना? ये चीजें पिछले 2 क्लास में अप्लाई कर चुका हूँ। ये तीसरा चैप्टर है जिसमें अप्लाई कर रहा हूँ। प्लास्टिक बॉल के सरफेस पे मास होगी, स्टील बॉल लेंगे तो मास कहाँ होगी? सेंटर से सरफेस तक होगी, और पूरे वॉल्यूम में होगी। सॉलिड बॉडी में वॉल्यूम डिफाइन होती है, दोनों बॉडी में सरफेस एरिया, रॉड रिंग में लेंथ डिफाइन होगी। कितनी मास आती है इनसाइड में? आर रेडियस में मास गिवन है, एक्स रेडियस में कितनी मास होगी? नहीं आया अभी ना? पहले का लिख लो, फिर यूनिटरी मेथड लगा दे। यूनिटरी मेथड लगा करके मास निकालनी है। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं? 4/3 पाई आर क्यू में मास है m, तो
4/3 पाई x³ में मास निकालना है। 4/3 पाई x³ में मास गिवन है, 4/3 पाई x³ में मास फाइंड करना है। जल्दी से बता कितनी आ जाती है। मास इनसाइड निकालते यूनिटरी मेथड से 4/3 पाई r³। इस वॉल्यूम में मास है m, यूनिट वॉल्यूम में मास कितनी हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। और फिर हमें कैलकुलेट करने इस वॉल्यूम में मास कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4/3 पाई x³। 4/3 पाई कैंसल आउट हो गई। मास इनसाइड क्या है, ये है इनसाइड मास। ये फॉर्मूला तो सबको मालूम नहीं था, Gm1 m2/r²। नहीं, बस इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ऐसा करने से इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। कितनी हो जाएगी, m इनसाइड की वैल्यू m/r³ x³। देख लो ये है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, कैंसल आउट हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी, फोर्स Gm0 m/r³ मल्टीप्लाई फोर्स मास पे देखो x के प्रोपोर्शनल आती है, ये आती है। कौन सी बॉडी ऐसी है, अर्थ है ना, अर्थ इसी टाइप की बॉडी है। तो सेंटर से आगे जाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि x की प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या इसके, क्या होगी ग्राफ, फोर्स और x की ग्राफ क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। जब भी पावर 1 होती है ना तो स्ट्रेट लाइन होती है, और कांस्टेंट प्लस है या प्लस या माइनस नहीं। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे प्लस या माइनस 0 है, कांस्टेंट 0 मीन्स ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पे कितना होगा, मास को हमने इनसाइड नहीं रखा है, कहाँ रखा है, आउटसाइड रखा है। m मास रेडियस है r, इसकी रेडियस r है और ये डिस्टेंस है x, आउटसाइड में रखा है ना। अब बताओ फोर्स कितनी होगी, फोर्स बिटवीन m0 एंड m, कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो अभी ट्रिक बताए ना गॉस लॉ की, कितनी फोर्स हो जाएगी, गॉस लॉ वाला यूज करो, सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। देखो Gm0 और यहाँ से जो इनवेलप ड्रॉ करेंगे पूरा मास इसके अंदर ही आ जाएगा ना, पूरा मास इनसाइड ही हो गया। और कितना डिस्टेंस पे मास है, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करना पड़ा क्या, अदरवाइज यहाँ पे हमें एक डिस्क मान करके है ना फिर इंटीग्रेट करना पड़ता। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, x डिस्टेंस अभी आउटसाइड Gm0 m/, ग्राफ क्या हो जाएगी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²।
ग्राफ बताओ क्या होगी। बेसिक मैथ में बताया था ऐसा ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x टू द पावर n, ऐसा बताया था। कौन सी ग्राफ होगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसे। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा? आउटसाइड कहाँ से स्टार्ट होगा? रेडियस से, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। तो रेडियस से आउटसाइड, यहाँ पे मान लो रेडियस है, उसके बाहर ऐसा ग्राफ होगा। अंदर कैसा ग्राफ होगा? इनसाइड में तो मालूम है ना ऐसा होगा। इनसाइड में तो वहाँ देखा ना प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड में क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। कहाँ तक? सरफेस तक। उससे बाहर कैसी होगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये किसका ग्राफ है? इनसाइड, और ये आउटसाइड। बताओ ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ दिख रहा? सरफेस पे। जहाँ पे एक्स आर है वहीं पे हाइट मैक्सिमा है ना। क्वेश्चन में बोले कि मैक्सिमम फोर्स कितनी है, तो क्या कर दूं? दोनों में से किसी एक फॉर्मूले में एक्स को आर रख दूं। नहीं, सरफेस पे आएगा ना मैक्सिमा, तो एक्स को आर रख दो तो क्या आ जाएगी? जी एम नॉट एम ओवर, इसमें रख दिया, उसमें भी रखेंगे तभी यही आएगा। मैक्सिमम फोर्स इतनी जनरेट होती है। कहाँ जनरेट होती है? एट सरफेस। कहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट होती है? सरफेस पे। सरफेस पे मैक्सिमा, इसका मतलब सरफेस से अंदर जाएंगे तब भी कम होगा, सरफेस से बाहर जाएंगे तब भी कम होगा। दिख रहा है ना हाइट कम। सरफेस यहाँ पे, सरफेस के इनसाइड जाएंगे तब भी हाइट लेस, सरफेस से आउटसाइड जाएंगे तब भी हाइट लेस होगी, है ना। बेसिक मैथ में ऐसा होता है। ये ग्राफ किससे भी ड्रॉ कर रहा हूं? आउटसाइड। यहाँ पे कंडीशन रखता है एक्स आर से आउटसाइड होती है। आउटसाइड किससे? सरफेस से बाहर तो आउटसाइड से बाहर होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो हाइपरबोलिक होगा मेजर तब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। तो आर से ज़्यादा होगा। पहले अंदर में भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे रखना होगा सेंटर पे रख के ये देखा ना प्रोपोर्शनल सरफेस से बाहर क्या होगा? मेजर हो गया यहाँ तक। डिसाइड हो गया। आगे हेडिंग डालेंगे वेट ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का वेट क्या होता है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय द प्लैनेट। किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? प्लैनेट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा। तो अलग अलग सिचुएशन में आप बता सकते हो वेट क्या होगी। जैसे बोर्ड इसकी मास है m, सरफेस पे है, r हाइट पे है, जिस प्लेनेट पे ये है उसकी मास क्या गिवन है? m गिवन है। बताओ इसकी वेट कितनी है? कितनी होगी वेट? तो सरफेस पे फोर्स लिख देना, यही ना।
सरफेस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता? देखो ये होता जी अपनॉट एम बाय आर स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी इसकी वेट? जी एम एम ओवर, सही है ना? ये हो गई वेट। इसी बॉडी को सेंटर पे रख, हार्ट के सेंटर पे रख दिया, कितना होगा? तो सेंटर पे तो फोर्स ही जीरो होगी ना, एट्रैक्शन यूनिफॉर्म होगा। एट्रैक्शन क्या होगा? यूनिफॉर्म। तो फिर वेट एट द सेंटर कितनी होगी? जीरो होगी। कहीं और रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, तो वेट अलग अलग होगी। किसी बॉडी की वेट फिक्स नहीं होगी। क्या फिक्स होती है? मास फिक्स होती है। मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास भी चेंज करती है, स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होनी चाहिए। यहाँ पे रख दो, ये हाइट है h, ये रेडियस है r, कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट? कितनी होगी? जी m1 m2 बाय r स्क्वायर लगाते हैं आउटसाइड के लिए। देखो जी m कितना डिस्टेंस है यहाँ से? r प्लस h, आउटसाइड भी हो गया। आउटसाइड भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इनसाइड वेट क्या होगी? सेंटर पे नहीं है, सेंटर से अवे, कितना डिस्टेंस अवे? x डिस्टेंस अवे। मास m नॉट, अर्थ की मास m, कितनी हो जाएगी वेट? क्या फॉर्मूला है? तो अभी देखा था ना, जी एम नॉट एम ओवर पूरे का रेडियस है r, तो आर क्यू मल्टीप्लाई एक्स, ये हो गई वेट। किसी भी बॉडी का वेट, बॉडी कहाँ है इस पे डिपेंड है। कितनी होगी इसकी वेट?
डेफिनेशन क्या बताएगा? टोटल फोर्स निकालना है इसमें। दो बॉडी है ना, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। एक लगाया F1 और सेकेंड लगाया F2, तो वेट हो गया F1 प्लस ये हो गया F1 क्या है, मान लो इसकी वजह से निकालना है। इसके आउटसाइड में M0 M1 कितना डिस्टेंस है, F2 क्या है, ये इसका अट्रैक्टिव फोर्स बताओ। M0 ये है डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, बाहर है ना, बाहर के लिए क्या फॉर्मूला था, CM1 M2 by x²। x क्या है, x है सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, तो इन दोनों का सेंटर तो सेम ही पॉइंट पे है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस देखो सेम ही है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इसी को बोली जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करें, इसका डेफिनेशन क्या है, जब आप वेट कैलकुलेट करते हो तो उस बॉडी के मास से उसकी डिवीजन करो। बॉडी की वेट निकालना आता है ना, तो बॉडी के वेट में किससे डिवाइड कर दो, उसी बॉडी के मास से डिवीजन कर देने से क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे बताओ क्या होगी जी की वैल्यू, यहाँ पे जी की वैल्यू बताओ, मास से डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, मास से डिवाइड करना है, वेट को किससे डिवाइड करना है, मास से। तो बॉडी का मास कितना है, स्मॉल m है, तो स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी, जी की वैल्यू कितनी होती है, -11। अर्थ की मास होती है इतनी, अर्थ की रेडियस होती है ये देखो, तीनों कांस्टेंट है क्या, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, जिसको अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, है ना। यहाँ पे बताओ क्या हो गई जी की वैल्यू, वेट ही 0 है, तो जी की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी, एट द सेंटर वैल्यू ऑफ जी इज 0। आउटसाइड में जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू आउटसाइड में बताओ, मास से डिवाइड करना है, Cm ओवर, यहाँ पे बताओ जी की वैल्यू, ये आउटसाइड में और ये किस में है, जी की वैल्यू इनसाइड में बताओ, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे जी की वैल्यू बताओ, आपका स्क्वायर हो गया, ये हो गया, पहले से भी यही था, मास से केवल डिवाइड, सही है। वेट क्या होती है, फोर्स होती है, यूनिट हो गया न्यूटन, मास है इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है, हो गया इस साइड।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करना। जहाँ पे इंटीग्रेशन टर्म लग रहा है वहाँ पे गॉस लॉ यूज करना। फोर्स निकल आएगी, वेट क्या होती है, फोर्स होती है, फोर्स निकालना जानते हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी निकालना है, तो फोर्स निकालना जानते हैं। वेट आ गया, वेट को बॉडी के मास से डिवाइड करो, वहाँ से जी की वैल्यू, अर्थ के लिए जी की वैल्यू कितनी आती है, 9.81 आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्क और एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्क का डेफिनेशन जानते हैं, पॉइंट मास को फिक्स कर दो। कैलकुलेट करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क का डेफिनेशन जानते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग तरीके से लगाते, वेरिएबल के लिए अलग फॉर्मूला लगाते। कांस्टेंट है कि वैल्यू, सोच के बोलो, कैसे सोचते हैं, कैसे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इससे से टॉप करने का प्लानिंग है। फॉर्मूला G(m1m2/r²), आर तो चेंज हो रहा है, आर क्या हो रहा, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, G(m1m2) पहले कितना डिस्टेंस पे था, r2 पे था, देखो, और फिर लास्ट में r1 पे। इनिशियल और फाइनल समझ में आती है क्या, इनिशियल मीन्स वहाँ पे पहले, फाइनल मीन्स समझ गए, वर्क डन निकाल। एवरेज हो सकता है बहुत लोगों का, इसको देख करके भी काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो ब्रेन एवरेज हो जाए। अब वर्क और एनर्जी सबने पर रखा, वर्क कैलकुलेट करना है यहाँ पे, या ऐसा कर लो, इनिशियल यहाँ पे है तो जनरली इनिशियल को 1 लेट कर और फाइनल को 2, 1 और 2 लेट कर दो, आ जाएगा।
आसान हो गया। ये शायद यूक्रेन वाला यहाँ कैसे बदलेगा। कैलकुलेट करें, वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो जल्दी से। बोर्ड पे लगा। करो बेटा जल्दी से। वर्क डन भी निकालने नहीं आया। लगातार 2-3 चैप्टर से एक ही काम कर। ये थर्ड चैप्टर है जिसमें सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। बार बार इंटीग्रेशन आ रहा है। बताया था जहाँ पे वेरिएशन है वहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प आती है। अप्लाई करो। डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वो तो दिख रहा है R1 माइनस R2 है। वो इधर निकालने नहीं आ रहा है। कोस वेरिएबल है क्योंकि R बदल रहा है। उसका फॉर्मूला क्या है? Gm1m2/r²। R तो चेंज हो रहा है तो कोस कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल हो गया। इंटीग्रेशन से सॉल्व। इंटीग्रल f dx पर इंटीग्रल f dr कर दिए। कितना आया? r² का इंटीग्रेशन 1/r अभी बताया अभी तक। 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यू आपके लिए हो। ये फॉर्मूला है। कोस क्या है? m1 यहाँ पे स्मॉल m, m2 कैपिटल M, डिस्टेंस r जनरल मान लेते। ये है क्या? लिमिट क्या है? r1 से पहले r1 पे था फिर अब सॉल्व करो। पहले चेक करो वेरिएबल है कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। जो बताई जाती है वो कहीं भी नहीं बदलेगी।
सरफेस एरिया। फोर्स किधर लग रहा है, देखो इधर फोर्स इस साइड लगाएगा, ये जो पार्टिकल फिक्स्ड है ना, इस पार्टिकल को इस साइड एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हो रही है क्या, तो वर्क डन पॉजिटिव होगी ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगी। इसी डिस्प्लेसमेंट को dr लिखा है, सही है यहाँ तक। ये भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्या नहीं चाहिए, सोच के बताओ कि ये पॉजिटिव है या नहीं, सोच के बताओ dr पॉजिटिव है या नहीं। dr का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल माइनस फाइनल r2 इनिशियल r1 है, बताओ ये पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए ना, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो एक माइनस पहले से इंट्रोड्यूस करना होगा, समझ में आया क्या, आपको दिख रहा है ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ऐसे ही याद रखो कि जो ऐसे डिस्टेंस r लेते हैं ना, जिस डायरेक्शन में r लेते हैं उसी डिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में dr ली जाती है, जबकि dr यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अपोजिट, इस वजह से भी एक माइनस इंट्रोड्यूस होगा, है ना, ये मिस्टेक होता है। आप करो, आपका सही आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पे आप देख लो 1/r² का वर्ड माइनस 1/r, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ऐसा कुछ आ गया, ये वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया, वर्क और एनर्जी में कोई रिलेशन, सोच के बताओ, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या, कौन से रिलेशन, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम बताया था, वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव ऑफ चेंज इन, ये लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पर एनर्जी में ये फॉर्मूला लिखा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस माइनस लगा हुआ है, इनिशियल माइनस, वर्क का फॉर्मूला भी जानते हैं, ये फॉर्मूला है, वर्क तो कैलकुलेट हो गया ना, GMM ओवर U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस आउटसाइड कर रहा, या मैं इसको ऐसे लिख रहा, देखो इसको लिखा है, सही है क्या, U इनिशियल कितना आया, U फाइनल U फाइनल यही है ना, और किसी r डिस्टेंस पे निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी, है ना, क्वेश्चन में बोले ऐसी दो पार्टिकल है, डिस्टेंस r है, मासेस mm है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम में, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो आप किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं।
यानी आपको बताया होगा कि जहाँ कहीं भी एट्रैक्शन होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो एट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है, मास मास में एट्रैक्शन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये सिस्टम ऑफ मासेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सिस्टम ऑफ मासेस की क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है। क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू एट्रैक्शन। कहाँ पे देखो एट्रैक्शन होगा, इस मास के बीच एट्रैक्शन होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इस मास में भी होगा, इस मास में भी होगा एट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। कितना पेयर होगा, 3 पेयर। यहाँ पे इन दोनों के बीच एट्रैक्शन, इन दोनों के बीच एट्रैक्शन, इन दोनों के, यहाँ पे कितना पेयर होगा, जल्दी बताओ। 4 होगा, ये सोच के बताओ। कितना होगा, 4 तो साइड में है, 2 डायग्राम पे, 6 होगा, है ना, 6 होगा। ऐसे निकाल होगा कितना पेयर है, माइनस ही है। दो का पेयर लेना है ना तो NC2 लिखा है। NC2 कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स। कितना पेयर होगा, जल्दी से ट्राई कर दो। जल्दी से कितना हो जाएगा इसमें आंसर, GM/R²। ऐसा 2 है, और फिर इनके बीच का कितना होगा, GM²/R² होगा या R होगा, R होगा। देखो R² नहीं है, ये हो गया आंसर। कितना हो जाएगा, 2.5 GM²/R। ये आंसर है इसका। इस सिस्टम की एनर्जी इतनी है। इस सिस्टम की बताओ, GM² कितना डिस्टेंस है, L है, और सारे पेयर सिमेट्रिक है ना, तो 3 आ गया। फिर इसका निकालो, 4 GM²/L। सही है, ये √2 आ जाएगी। नहीं है समझ में तो बताओ। इसका निकालो, जल्दी से करो।
Wrong. Right. देखो एक यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, नहीं एक यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एक यहाँ पे और इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच भी अट्रैक्शन होगा, नहीं कितना पेयर हो गया, 4 तो साइड हो गया, 2 डायगोनल हो गया, 6 हो गया। या यहाँ से भी निकाल सकते हो, 4 पुट करके देख लो, 6 आ गया, आया ना। अब 6 को लिख दिया 4 + 2, जैसे लिखा एक का लिखा जी m1 m2 बाय r, ये हो गया ऐसा 4। फिर ऐसे लिखा जी m1 m2, और ये कितना डिस्टेंस होता है, √2 होता है डायगोनल, तो जी m1 m2 बाय r लिखा, 2 डायगोनल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको करो कितना पेयर होगा, पहले बताओ कितना पेयर होगा, पहले इससे पेयर का काउंटिंग करो, नहीं तो हो सकता है काउंटिंग में कर दो, ये है ना 15, हम लिखो सकते ये तो डायरेक्ट साइड ही 9 बजे ज्योमेट्री में सारे साइड अगर है लेके सेंटर से जितना भी डिस्टेंस होगा वो एरिया, जितना एंगल दिख रहा है सब 60 डिग्री है, ठीक है ना। निकालो जितने भी एंगल दिख रहा है ना दो साइड के बीच वो 60 है। मेंस का क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। पहले तो 6 साइड है, 6 तो निकल गया, फिर ऐसा 3 डायगोनल्स है, नंबर ऑफ पेयर रिप्रेजेंट वही तो पेयर बना 6 से काउंट करो।
ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये पूछ रहा जल्दी बताओ क्या होगा। हो गया क्या आंसर है? नॉर्मल वाले से वो 15 है, हाँ बाकी क्वेश्चन में नीचे 2 आ रहा है केवल ये एक और अच्छा हाँ हाँ 1 2 3 का 3 बार आएगा 3 3 स्क्वायर अपॉन 12 ग्रुप टू तो किसी में नहीं आया। 12 12 आएगा और एक एल आएगा, एक 12 आएगा और एक रूट 3 आएगा। ये 3 साइड्स आएंगे, ठीक है। कौन सा रूट 3 आएगा? ये देखो ऐसा है, ये एंगल 60 60 एल है, तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा रूट 3। ये सब नहीं, ये सब रूट 3 आएगा। ये पूरा लेंथ आया 12 और ये आया था, यही 3 साइड दिख रहा। पहले साइड का लिख लो, 6 साइड है, जो बचा उसमें का ये वाले ये तो दिख रहा है, ये तो ज्योमेट्री लगाओ, ऐसा है, ऐसा ही है ना। ये 60 है, ये L है, L sin 60 ऐड कर दो, कितना है रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा। नहीं सॉल्व हुआ है, नहीं हुआ सॉल्व। ये तो सही है, कोऑर्डिनेट टू भी सही है, और उसके बाद 6 कैसे आ गया? ये वाली लेंथ निकालना पड़ेगा, ये लेंथ, ये भी रूट 3 है लोग, ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ यहाँ पे भी देख लो ना, यहाँ पे भी ऐसा है, ये लेंथ कितना होगा? ये L है और ये L,
ये 90 ऐसा सेंटर है इस साइड। ये लेंथ मतलब कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? कितना होगा ये लेंथ? ये 120 है, ये कितना होगा लेंथ? रूट 3 होगा। 60 डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर, रूट 3 है। कर लेंगे इसको ट्राई करके आना, होमवर्क करा सही नहीं ट्राई लास्ट एक पॉइंट है, लास्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लास्ट एक पॉइंट लिख लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gravitational potential energy per unit mass। ये पोटेंशियल एनर्जी है और मान लो ये मास गिवन है। r डिस्टेंस पे क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है p पॉइंट। कितनी हो जाएगी? यहाँ की मास अगर गिवन है m, पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लो। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? माइनस आएगा और फिर मास से डिवाइड कर। जो मास पॉइंट पे प्लेस हो उसको क्या करो आप? डिवाइड कर, तो कितनी आ जाएगी? इसी को क्या बोली जाती है? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मास गिवन है तो मास से डिवाइड कर। अगर मास गिवन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, कैपिटल है, मास गिवन है और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है p पॉइंट पे। कितनी होगी? अब यहाँ पे तो मास गिवन नहीं है, तो जब मास नहीं गिवन हो तो 1 kg का कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, वही आ जाएगी पोटेंशियल। कितनी होगी? Gm(m)2 अपॉन r, माइनस साइन भी होता ना, तो p पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो गई? देखो सेमी आंसर है ना। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है। मास गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, मास गिवन नहीं हो तो 1 kg का कंसीडर करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है, वही क्या होगी? उस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? -Gm/r हो गया। क्लियर है? -Gm/r हो जाएगी। ये वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। आगे थोड़ा
वाला 6 जैसे यहाँ से आप देखो